पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने परीक्षार्थियों के उत्तर लेखन कौशल अर्थात राइटिंग स्किल के लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से प्रारंभ किया है, क्योंकि कई बार परीक्षार्थी बड़े जीवटता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ तैयारी तो करते हैं, परंतु कई बार गुणात्मक कमी के वजह से या जानकारी या सूचना होने के बावजूद बेहतर संप्रेषित नहीं कर पाने के स्थिति के कारण वो बेहतर अंक प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे चयनित होते भी हैं तो बेहतर रैंक नहीं आता या अधिकांश समय तो वो चयनित हो ही नहीं पाते। इसलिए दृष्टि आईएएस ने उन परीक्षार्थियों को भी ध्यान में रखते हुए उत्तर लेखन कौशल के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में आए प्रश्नों को टीम दृष्टि के एक्सपर्ट्स, कंसर्न एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रश्नों को विश्लेषित कर रहे हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव, भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन विशेष रूप से, इसके अलावा सेकेंड पेपर में पॉलिटी गवर्नेंस के साथ जो कुछ भू राजनीति संबंधित प्रश्न हैं या थर्ड पेपर में भी जो एग्रीकल्चर या जो नीतिगत प्रश्न हैं जो भूगोल से अंतर संबंधित हैं, उन प्रश्नों का विश्लेषण कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में 2021 और 2020 के मुख्य परीक्षा के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंच चुका है, आपने यूट्यूब पे देखा होगा। इस प्रक्रिया में 2019 के प्रश्नों का विश्लेषण अब हम कर रहे हैं। कई प्रश्न आपको मिल भी गए होंगे 19 के। आज का जो प्रश्न है वो भौतिक भूगोल के जलवायु विज्ञान संबंधित प्रश्न है। हालांकि प्रश्न बड़ा ही तकनीकी है, तकनीकी आधारित है, और ऐसे प्रश्न प्राय यूपीएससी में ही पूछे जाते थे पहले। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तैयारी करने वाले अधिकांश परीक्षार्थी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो यूपीएससी की परीक्षा देते ही हैं। प्रश्न बड़ा ही टेक्निकल है और इसका उत्तर आपको उसी तकनीकी के साथ देने पर बहुत शानदार अंक आ भी सकता है। यह प्रश्न 8 अंकों का है, 125 शब्दों में लिखना है। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को और तब जानते हैं कि इसका उत्तर कैसे होगा। प्रश्न आपके सामने है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। लेकिन यह सामान्यतः चक्रवातों की उत्पत्ति पर प्रश्न नहीं आया है, एक कंडीशन है इसमें, अर्थात जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनकी उत्पत्ति सागरीय भागों पर, अर्थात जो उत्पत्ति की दशाएं हैं ओशियनिक फ्लोर पे ही इनकी उत्पत्ति प्राय होती है, पर होती है एवं स्थलीय भागों पर, अर्थात अब आपको दोनों जानना ही होगा। स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान, बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के 7 प्रकार होते हैं, जिनमें एक प्रकार स्टॉर्म अर्थात तूफान भी होता है। विशेष तौर पे जो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में उत्पन्न होता है, जिसकी सामान्यतः गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, उसे हम तूफान कहते हैं। इससे अधिक गति होने पर ये विली विली टाइफून जैसे या हरिकेन, ये 3 भाग हैं इसके, जो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिशील होते हैं। टॉर्नेडो गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, लेकिन ये थोड़ा ऑड एंड एक्सेप्शन है, जो कि स्थल पर निर्मित होता है। इससे कंसर्न भी हो जाएगा, मैं बताता हूं आगे आपको। तो तूफान धीरे धीरे छीन मतलब होता है कमजोर होकर खत्म हो जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। कारण सहित स्पष्ट करें, अर्थात यहां आपको इसके क्रियाविधि से संबंधित, जैसे कई पुस्तकों को आप देखेंगे, एनसीईआरटी में एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि सागरीय सतह पर चक्रवात को निरंतर गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति होती है और यह गुप्त ऊष्मा की निरंतर प्राप्ति चक्रवात के निरंतरता का, यानी उसके सस्टेन करने का कारण है। हालांकि कई बार परीक्षार्थी ये समझ नहीं पाते कि गुप्त ऊष्मा यहाँ किस प्रकार से रोल प्ले करता है। या सविंद्र सिंह की पुस्तक को देखेंगे, भौतिक भूगोल में जो चक्रवात दिया हुआ है, उसमें जो उत्पत्ति की दशाएं हैं उसमें भी कुछ कारण हैं, लेकिन केवल सविंद्र सिंह को भी आप देखेंगे तब भी पर्याप्त कारण नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एनसीईआरटी के पॉइंट है चक्रवात की गुप्त ऊष्मा की निरंतर प्राप्ति, इसको विश्लेषित सविंद्र सिंह में नहीं किया गया है। इसको वाष्पीकरण से जोड़ के दिया तो गया है, परंतु जो तकनीकी शब्द है, शब्दावली है, उससे जोड़ा नहीं गया है।
अब यहाँ मैं किताब की त्रुटि या आलोचना नहीं गिना रहा, चूंकि आपको एक बेहतर गुणात्मक उत्तर लिखना है इसलिए आपको स्रोत तक पहुंचना होगा। हालांकि यहाँ पे कई स्रोत हैं, जैसे रूपा सीरीज का जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी मेड सिंपल सीरीज का, या स्टॉलर की पुस्तक है, उनमें बेहतर गुणात्मक प्रकार से लिखा हुआ है। हिंदी माध्यम में यदि आप पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो DS लाल का जो जलवायु विज्ञान है, हालांकि फिर सामान्य अध्ययन अर्थात GS के लिए, जनरल स्टडीज के लिए बड़ा टफ होगा। तो अगर आप इन पुस्तकों को अर्थात NCERT और NCERT तो पूरा बेहतर गुणात्मक उत्तर नहीं निकल पाएगा क्योंकि पॉइंट्स उसमें बहुत कम है। सविंद्र सिंह की पुस्तक को पढ़ते हैं आप, जो हिंदी में भी उपलब्ध है, तो एक ऑलमोस्ट उत्तर तो आपको मिल ही जाएगा। तो चलते हैं, समझते हैं इसको। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मैं उत्तर का संप्रेषण आप तक करता हूं। इसको मैं प्रायः 3 भागों में बांट देता हूं, और जो पहला भाग होता है वो ये है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न की मांग क्या है। क्योंकि मैं हमेशा एक कोटेशन देता हूं आपको, आप अपने बेवजह के जानकारी को जो नहीं पूछा गया है वो न दें, क्योंकि ये पेनल्टी के लिए भी डिजर्व कर सकता है। अर्थात एग्जामिनर को प्रश्न का उत्तर चाहिए, जो पूछा गया है वही बताइए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रश्न के मांग को समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न की मांग क्या है ये देखिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर या सागरीय सतह पर होती है। स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं, कारण सहित बताइए। अर्थात अगर आपको ये पता चल जाए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण थोड़ा अलग होते हैं, ये सागरीय सतह पर ही निर्मित क्यों होते हैं और सागरीय सतह पर ही निरंतर क्यों रहते हैं, स्थल तक पहुंचे वो कौन कौन से कारण हैं जो इसे सागरीय सतह पर निर्मित करते हैं, और फिर वे कौन से कारण हैं जो इसे 3 दिन 4 दिन तक निरंतर रखते हैं। यदि ये आपको पता है तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। क्योंकि स्थल पे जो भी चक्रवात बनते हैं वो 2 होते हैं। पहला है टॉर्नेडो, जिसका मैक्सिमम टाइम होता है आधा घंटा। आधे घंटे में टॉर्नेडो समाप्त हो जाता है। आज तक का जो रिकॉर्ड है एक टॉर्नेडो का, ये बेसिकली मिसिसिपी मिसौरी बेसिन में, USA में और थोड़ा बहुत कनाडा में, ओंटारियो प्रांत आदि में निर्मित होता है। आज तक का मैक्सिमम है 52 मिनट, अर्थात आधे घंटे से 35 मिनट के बीच टॉर्नेडो समाप्त हो जाता है। तड़ित झंझा, ये भारत में भी उत्पन्न होता है। 15 मार्च से लेकर के 15 जून के बीच जो उष्ण चक्रवात स्थलों पर बनते हैं, जिनको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं, तड़ित झंझा, ये भी मैक्सिमम सर्वाइव करते हैं 2 घंटे तक। और इसका कारण यही है कि सागर के तुलना में स्थल से जो वायु गर्म होकर लंबवत ऊपर उठती है तो वो शुष्क होती है, क्योंकि स्थल पर वाष्पीकरण का स्कोप नहीं होता, संभावनाएं नहीं होती, और वाष्पीकरण का स्कोप या संभावना नहीं होने पर चक्रवात को निरंतर गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये आपको हम समझाएंगे, तकनीकी भी थोड़ा सा, जिसकी वजह से जब गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो ऊर्ध्वाधर लंबवत उठने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होगी और वो धीरे धीरे कमजोर होकर के समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो गर्मी की ऋतु में भारतवर्ष में या मैदान में भी या उत्तर प्रदेश में भी आप देखते होंगे, अभी तो खैर मानसून का समय आ चुका है, 15 जून के पहले, वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25-28 जून तक होता है, क्योंकि मेरठ आदि में, दिल्ली में जो मानसून प्रवेश करता है उसकी तिथि है 30 जून। तो 25 जून, 24 जून या 20 जून तक इस प्रकार की तड़ित झंझायुक्त वर्षा को आप देख सकते हैं। लेकिन 2 घंटे से अधिक वर्षा ये नहीं होती। उसका कारण क्या है? वाष्पीकरण की संभावनाओं का नगण्य होना, और वाष्पीकरण जब नहीं होगा तो चक्रवात को गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और इसी गुप्त ऊष्मा से वायु ऊर्ध्वाधर लंबवत ऊपर की उठती है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत ऊपर की उठती है, और जैसे ही उसके ऊपर के उठने की प्रक्रिया समाप्त हुई, चक्रवात धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही मेन अंतर है स्थल और सागर में, इसी को हमें बताना है। अर्थात उष्ण चक्रवात, पहले हम लोग समझते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को, प्रश्न की मांग क्या है। प्रश्न की मांग में सिंपल, उष्ण चक्रवात के निर्माण, विकास एवं, विकास का मतलब उसके स्थानांतरण से, शिफ्ट करने से, उष्ण चक्रवात के निर्माण, विकास एवं
निरंतरता, ये 3 पॉइंट्स मैंने दिए हैं यहां पर, निर्माण, ओरिजिन, विकास, इवोल्यूशन एंड सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता हेतु कौन कौन से कारक, कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं। तो यहां पे सिंपल आपको दिखा कि हम उन कारणों की चर्चा कर देंगे, कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं और वे कहां पाए जाते हैं, अर्थात वो कहां उपलब्ध है। तो जो वो कारक जो हैं वो मुख्य रूप से सागरीय सतह पर पाए जाते हैं। एक जब ऐसा क्वेश्चन आएगा सामने, वे कारक सागरीय सतह पर पाए जाते हैं, इसीलिए स्थल खंड पर पहुंचकर या पहुंचते ही वे क्रमशः कमजोर या क्षीण होकर, यही टर्म यूज किया गया है, स्थलीय भागों में पहुंचते ही तूफान धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, क्षीण होकर समाप्त, या इसी को कहते हैं मृत, समाप्त हो जाते हैं। जैसे इसको सिंपली ऐसे समझिए कि स्थल पर रहने वाला कोई जीव, जैसे हम ही लोग हैं, यदि हमें सागर में या जलीय क्षेत्र में फेंक दिया जाए और तैरना ना आता हो, तो हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो फेफड़े से है और जलचरों का गलफड़ों से होता है, जंतुओं की बात मैं कर रहा हूं। तो जो भी फेफड़े वाले हैं, अगर उनको तैरना ना आए तो जलीय क्षेत्र में थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने के बाद सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी और वो व्यक्ति डूब के मर जाएगा, अर्थात सांस उसका रुक जाएगा। वही बात गलफड़े वाले का है। मछली को जब आप पानी से बाहर निकाल देते हैं तो गलफड़े से जो स्थल पर सांस लेने की प्रक्रिया है वो सुचारू नहीं रह पाएगा, तो धीरे धीरे नहीं होता है, तड़प के मर जाना। ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि उसको सुचारू रूप से निरंतर रहने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं, वो दशाएं स्थलों पर ही मिलती हैं, इसीलिए स्थलों पर वो निर्मित भी होते हैं और स्थलों पर ही वो निरंतर रहते हैं, विकसित होते हैं। सॉरी, सागरों पर वो निर्मित होते हैं, सागरों पर ही विकसित होते हैं, निरंतर रहते हैं, और जैसे ही स्थल के पास पहुंचते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो यही आपको जानना है, यही है प्रश्न की मांग। सागरों पर, सॉरी मैंने बीच में एक बार स्थल कह दिया था, ओवरऑल भाव आप समझ ही रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न की मांग यही है और हमें यही एक्सप्लेन करना है। इसके पश्चात मैं हमेशा आप लोगों को, अर्थात प्रश्न के उत्तर का विश्लेषण प्रक्रिया 3 भागों में बांटकर प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न की मांग क्या है। तत्पश्चात मैं एक प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन देता हूं आपको। प्रेजेंटेशन में यह बताया जाता है, या बताता हूं मैं, कि किस पॉइंट पे कौन सा फिगर या किस प्रकार के आप पॉइंट्स देंगे, कितने शब्द लिखेंगे, इस पे चर्चा करता हूं। तो अब चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की ओर और तत्पश्चात हम उत्तर लिख के आपको दिखाएंगे। बेहतर यही है कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि प्रश्न के साथ आपको प्रेजेंटेशन दिखे। प्रेजेंटेशन का तात्पर्य है प्रस्तुतिकरण से, अर्थात किस पॉइंट पे हम कितने शब्द खर्च करेंगे, और यही स्किल आपको सीखना भी है। प्रेजेंटेशन
अब देखिए 125 शब्दों का है, 8 अंक का है, 8 में आप आराम से 6 तक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में ऑप्शनल के विद्यार्थी भी बड़े कंफर्टेबल नहीं होते, और ये मैं एक आम या सामान्य सर्वे के आधार पर तय करता हूँ। इस पर मेरी कोई अपनी राय नहीं है। अगर मैं 10 परीक्षार्थियों से बात करता हूँ, 4-5 उसमें ऑप्शनल के भी होते हैं, उनकी क्या राय है, अधिकांश परीक्षार्थियों ने 1 और 2 पॉइंट को ही विश्लेषित किया, जबकि इस पे 4 मुख्य और कई उप पॉइंट्स आएंगे, मैं बताता हूं आगे। तो यहां पर सबसे पहले जो प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है, अर्थात इस प्रश्न में आपको थोड़ा सहमति जताना है पहले, अर्थात इस प्रश्न के परिचय में आप सहमति जताएं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय सतह पर होती है, क्योंकि उनके निर्माण, जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन लिखा था ना, उनके निर्माण, विकास एवं निरंतरता की आवश्यक दशाएं सागरीय सतह पर ही प्राप्त होती हैं। साथ ही जो ही वे स्थलों पर आते हैं, क्षीण हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन में ये 3 टर्म आपको इंपॉर्टेंट तरीके से पेश भी करना है, निर्माण, विकास और निरंतरता, क्योंकि एक सामान्यतः उष्ण चक्रवात जो सागरीय क्षेत्र में निर्मित होता है वो 3 से 4 दिनों तक कम से कम सर्वाइव करता है। और मैंने क्या कहा आपसे कि स्थल पर निर्मित होने वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन अर्थात उष्ण चक्रवात जो भारत में भी थंडरस्टॉर्म के रूप में निर्मित होता है, अधिकतम होता है 2 घंटे के लिए, क्योंकि वहां पर उसको वाष्पीकरण, गुप्त ऊष्मा और भी जो कारक हैं वो नहीं मिल पाते। क्लियर है? तो यहां पर उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जो सागरीय सतह पर निर्मित होते हैं। तो सिंपल क्या है, उष्ण चक्रवात, पहले इस स्टेटमेंट से आप सहमत हो जाइए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरीय सतह पर होती है, क्योंकि उनके निर्माण, विकास और निरंतरता के आवश्यक कारक वही उपलब्ध होते हैं, और साथ ही स्थलीय भागों पर पहुंचते ही वो कमजोर या क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं। अर्थात पहले आप परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं। इंट्रोडक्शन में आप इस स्टेटमेंट से सहमति जताते हुए आप तीनों कारण को दे देंगे, मतलब पहला उसका निर्माण, फिर देंगे आप विकास एवं निरंतरता की दशाएं या कारक, निरंतरता के कारक। क्लियर है? इससे आप इंट्रोडक्शन देंगे। जो इंट्रोडक्शन होगा आपका वो लगभग 20 शब्दों का होगा। और यहां पर बेहतर होगा कि आप एक डायग्राम भी दे दें, नहीं देते हैं तब भी चलेगा। साथ ही साथ आप यहां पर इसके उत्पत्ति का मूल जो क्षेत्र है वो भी दे दें, इसलिए वो 25 तक जा सकता है। जैसे 8 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में सागरीय सतह पर निर्मित होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये जो सहमति के साथ स्टेटमेंट है ना, इसी में उसको समेट देना है। तो यहां पे एक मानचित्र भी चाहे तो आप दे सकते हैं। अब परिचय के बाद 1 बाय 1 जो पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने से बेहतर है पहले हम यहां पर लिख देंगे, बता देंगे कि 4 मुख्य और कई उपकारक हैं जो सागरीय सतहों पर चक्रवातों के निर्माण और विकास तथा निरंतरता के कारक हैं। आ रहा समझ में? 4 मुख्य कारक, साथ में कुछ गौण कारक। क्लियर हो रहा है? तो अब 4 अगर मुख्य हम लेते हैं और 20 शब्द हमारा खर्च हो चुका है, तो 100 शब्द मान लीजिए मोटा मोटी बच रहा है हमारे पास। 100 शब्द में अगर हम 20-20 शब्द को रखें एक पर तो पर्याप्त है, क्योंकि 20 से 25 होने में बहुत समय नहीं लगेगा, मतलब तुरंत एक्सीड कर सकता है। और एक बेहतर अनुशासन यह है कि 125 शब्दों में पूछा गया है तो 125 शब्दों में ही इसका उत्तर दें। तो ऑलमोस्ट प्रत्येक पॉइंट पर
कारण को 20 शब्दों में टारगेट किया जाए। और यहां पर चूंकि ये टॉपिक ऐसा है, हमें चाहिए कि कम से कम 3 या 4 मैप या डायग्राम या मॉडल प्रस्तुत करें। मैप, डायग्राम या मॉडल। तो यहां पर इन कारकों के लिए पहले हम एक फ्लो चार्ट देंगे। उस फ्लो चार्ट से मुख्य कारण को दर्शा सकते हैं हम लोग, जो मुख्य 4 कारक हैं। क्लियर हो रहा है? और उसके पश्चात जब उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने क्या पहले भी बताया आपको उत्तर में कि एग्जामिनर को अट्रैक्टिव लगेगा वो, और तत्पश्चात जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो अपेक्षित कारणों को देंगे। अब एक कंसेप्ट आपको यहां बता दें पहले कि वायु की जो गति है वायुमंडल में, ये मेनली क्षोभमंडल में होता है, तो जो लंबवत या ऊर्ध्वाधर गति है, उस गति के लिए मूल कारण ऊष्मा है। उस गति के लिए मूल कारण ऊष्मा है। वायु की जो ऊष्मा है उसी को वायु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो गुप्त होता है। जस्ट लाइक वायु में उपलब्ध ऊष्मा की मात्रा ही गुप्त ऊष्मा है, उसको कहते हैं इंग्लिश में लेटेंट हीट। वट एवर एयर कंटेन्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसी लेटेंट हीट के कम होने पर, अर्थात जो कंसेप्ट है, जैसे ये वायु हुआ, इसका तापमान ज्यादा है, इसका तापमान ज्यादा है, तो हम कहेंगे इसकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा है, तो ये गर्म है, गर्म है तो हल्का है, यही ऊपर जाएगा। और चक्रवात में वायु का लंबवत ऊपर जाना बड़ा ही आवश्यक है। आ रहा है समझ में? तो यही इसका प्रेजेंटेशन होगा। ये 20 शब्द यहां पर है, 20-20 मैंने लिखा है, परंतु ये 25 तक चला जाता है जनरली। तो ये 25 हुआ तो 100 और 20, 125 शब्दों का एक खाका है। इसके अलावा यहां पर कम से कम 4 मैप या डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ताकि ये उत्तर के श्रृंगार होते हैं, बहुत शानदार आपको अंक दिला सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जो भूगोल ऑप्शनल के परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वही ये मैप डायग्राम बनाएंगे। ये सब के लिए है, क्योंकि समान अध्ययन में कहीं मेंशन नहीं होता कि आप ऑप्शनल वाले हैं या नहीं। हाँ, कई बार परीक्षार्थी कहते हैं सर एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हमारा भूगोल ऑप्शनल है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भूगोल ऑप्शनल होना अपराध तो है नहीं। और यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, दोनों ही जगह भूगोल ऑप्शनल से रिजल्ट प्रत्येक वर्ष एक बेहतर निरंतरता के साथ आते ही आते हैं। अच्छी बात है। तो यहां पर 4, आप 3 भी ले सकते हैं, 3 या 4 आप मैप या डायग्राम जो भी है वो बनाइए। तो यही इसका प्रेजेंटेशन है, इसी को हमें परिचय के बाद एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो रहा है? जैसे ये एक मॉडल हो गया कि वायु की गुप्त ऊष्मा अधिक होने पर वायु लंबवत ऊपर जाएगी, और यही गुप्त ऊष्मा उसको वाष्पीकरण से प्राप्त होता है, चक्रवात को। दूसरा, संघनन की गुप्त ऊष्मा, यह भी स्थल पर प्राय नहीं प्राप्त होगा। आ रहा है समझ में? तो इसी को हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। तो अब चलते हैं हम लोग उत्तर की ओर। अगेन इसको हम कॉपी करते हैं, और तरीका मेरा यही होता है कि हम पहले जहां प्रश्न लिखा हुआ है वहीं से उत्तर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न की मांग क्या है, ये सब आपको मैंने डिटेल में पहले ही समझा दिया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है, एवं स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। कारण सहित स्पष्ट करें। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ऑन द ओशियनिक पार्ट, एंड एज सुन एज दे रीच द टेरेस्ट्रियल पार्ट्स, स्थलीय भाग या महाद्वीपीय भाग, दीज स्टॉर्म्स, तूफान, ग्रेजुअली वीकेन एंड एंड एक्सप्लेन विद द रीजंस। कारण के साथ इसको हमें बताना है। तो पहले हम लोग परिचय से चलेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के साथ मैंने विकास और निरंतरता को बताया था। तो उस कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण, विकास एवं
निरंतरता के कारक सागरीय सतह पर ही उपलब्ध होते हैं, इसीलिए ज्यों ही वे स्थलों पर पहुंचते हैं, क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं। जितना मैंने कहा था उससे कम ही शब्द यहां खर्च किए गए हैं। अब ये इस स्टेटमेंट को एग्री होने की बात बताता है, अर्थात आप सहमति व्यक्त करते हैं, और तत्पश्चात फिर जो हम पॉइंट जैसे बताए थे कि सागरीय भागों पर होती है, स्थलों पर पहुंचते ही कैसे कमजोर होते हैं, इसके लिए उपयुक्त के मुख्य चार, अर्थात मेनली चार एवं कई उपकारण हैं, क्योंकि कारण सही थी बताना है आपको, कारण है। अब एक तरीका होता है कि आप दें निम्नलिखित प्रकार से है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन इज वेरी टेक्निकल एंड यू हैव टू प्रोसीड कि आप प्रोफेशनली इसको ऐसे ही लेके चले, इसी की आवश्यकता है। अब इन कारणों को एक फ्लो चार्ट से आप दे दें। सबसे पहला आर्द्रता एवं नमी, अब यहां पर सागरीय सतह पे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न वही है। पहला फैक्टर है आर्द्रता एवं नमी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो दूसरा है, जैसे आप आर्द्रता और नमी की बात चलेंगे तो आएगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तीसरा हो जाएगा तापीय गुण, टेम्परेचर के जो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो। और चौथा हो जाता है जो शुष्क और या चक्रवात की जो ऊर्जा है उसमें शुष्क वायु का प्रवेश। एवं शुष्क वायु का प्रवेश, ये चार कारण हैं। अब फ्लो चार्ट से देने से फायदा क्या होता है कि देखो, कोई भी व्यक्ति, प्रोफेसर जब कॉपी चेक करते हैं तो भाई लगातार सारे विषय कॉपी चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी वाले एक्सपर्ट ही ज्योग्राफी को देखते हैं। तो आपको अट्रैक्ट बनाना है अपने उत्तर को, श्रृंगारिक या लग्जरियस बनाना है ताकि वो आपके उत्तर को देखें, पढ़ें और आगे भी पढ़ें। ऐसे फ्लो चार्ट आकर्षण का बिंदु क्रिएट करते हैं। ऐसे फ्लो चार्टों के बाद फिर वन बाय वन इसी को हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे जो प्रमुख कारण है वह आर्द्रता एवं नमी, और ये गाइड तो होता है तापीय गुण से ही। आ रहा है समझ में? तो इसको लेके चलते हैं हम लोग आगे। आर्द्रता एवं नमी सर्वाधिक प्रमुख है। यद्यपि
या यद्यपि यहाँ हटा दें, शब्द बचा के चलते हैं। सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या अधिक होने पर अब यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय के बजाय सिंपल उष्ण चक्रवात लिख दीजिए। उष्ण चक्रवात निर्मित होते हैं। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं 8 डिग्री से 25 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में निर्मित होते हैं। तो एक तो हो गया, देखो 27 डिग्री पे स्थल पे तो चक्रवात बनने का कोई मतलब ही नहीं है, वो 38, 40, 42, 45 पे बनता है, क्या 27 प्लस पे ही बन जाता है। क्लियर हो रहा है? तो एक तो अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा आप, यहाँ कोरियोलिस फोर्स आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स तो स्थल पर भी परिमाण में मात्रा में बराबर होता है जितना सागरों पर होता है। तो आपको वही फैक्टर्स देने हैं, क्योंकि परीक्षार्थियों से बात करने के बाद उन लोगों ने बताया कि सर कोरियोलिस फोर्स के विषय में बताएंगे, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, प्रश्न की मांग ही नहीं है। चूंकि स्थल पर जैसे 10 डिग्री अक्षांश की बात करें तो 10 डिग्री अक्षांश लैंड हो या ओशनिक फ्लोर हो, सरफेस हो, दोनों जगह कोरियोलिस फोर्स की जो मात्रा है वो बराबर होगी। तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स के अंतर यानी मात्रात्मक एकरूपता है दोनों में, तो यहाँ कोरियोलिस फोर्स कारक के तौर पे आएगा ही नहीं। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कारक है, लेकिन चक्रवात की उत्पत्ति नहीं पूछा गया है, सागरीय सतह और स्थलीय सतह के भिन्नता के अंतर्गत पूछा गया है। तो यहाँ पर उन फैक्टर्स को हम साइड कर देंगे। क्लियर है? तो दोनों गोलार्धों में निर्मित होते हैं। अब चाहें आप तो यहाँ पर पिक्चर दे दें, और यहाँ पे ये भी मत लिखें कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुरूप, क्योंकि चक्रवात की विशेषता आपसे नहीं पूछी गई। आप फिर से एक बार प्रश्न को देखिए, क्योंकि प्रश्न हमें गाइड करता है क्या लिखना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है एवं स्थलीय भागों पर पहुंचते ही धीरे धीरे क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं। हमें यह बताना है, ना कि इनकी उत्पत्ति बताना। क्लियर है? यानी वहां से यहां आने के बीच में जो चेंजेस आता है ये। और वैसे यदि आपने 8 से 25 डिग्री अक्षांश लिख दिया है, इसका मतलब ही है दोनों गोलार्धों में कि विषुवतरेखीय प्रदेश में कोरियोलिस फोर्स के नहीं होने की वजह से आप इसको काट रहे हैं, लेकिन शब्द सीमा भी तो है और उस अनुशासन को लेकर चलना है। आर्द्रता और नमी वाला फैक्टर अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। वस्तुतः वाष्पीकरण, अब यहां पे चाहे आप तो इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वाष्पीकरण से वायु को निरंतर गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति होती है। गुप्त ऊष्मा की, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है लाइन, गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति होती है जिससे वायु सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठता है या गतिशील होता है, एक ही बात है, जिससे वायु सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठता है। अब वाष्पीकरण से ऐसा क्या होता है? देखो, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो कई कारणों से होता है, कई प्रकार से होता है। जैसे संवहन में एटम जो गर्म होता है वो खुद ही ऊपर जाता है, जो विषुवतीय प्रदेश में होता है, इसलिए उसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। या भूआकृति विज्ञान में आपने पढ़ा होगा
कन्वेक्शनल करेंट्स। तो कन्वेक्शन इज ओनली पॉसिबल आइदर इन लिक्विड वेदर इन गैस, दैट कुड नॉट बीन पॉसिबल इन सॉलिड। संवहन की प्रक्रिया ठोस में संभव ही नहीं है। ठोस में क्या होता है? कंडक्शन, संचालन। अर्थात यदि ये चम्मच है तो चम्मच के एक किनारे को आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे एटम टू एटम हीट ट्रांसफर होगा और दूसरा किनारा भी गर्म हो जाएगा। तो वायु जो लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर उठ रही होती है, उसमें यदि ऊष्मा है, गर्मी है, जो वाष्पीकरण से मिलता है, तो वह ऊष्मा ऊपर वाले वायु को भी निरंतर गर्म कर रहा होता है, जिससे वायु क्रम में धीरे धीरे ऊपर या तेजी से ऊपर उठ रही होती है। इसलिए गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसको हम गुप्त ऊष्मा किसे जोड़े? आर्द्रता से या नमी से। यहां आर्द्रता एवं नमी ना कह के आर्द्रता या नमी कहें बेहतर है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब यहां पर एक फिगर देना आवश्यक है। जैसे अगर ये सागरीय सतह है तो यहां से वायु ऐसे एटम्स हो जाएंगे। अगर ये वाष्पीकृत होकर ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाले को अगेन ऊपर वाले को, ये थोड़ा टेक्निकल फिगर है, गुप्त ऊष्मा का स्थानांतरण ये ऊपर की ओर होता है और वायु इसी प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर लंबवत ऊपर, ऊर्ध्वाधर या लंबवत ऊपर उठती रहती है। और अगर वायु ऊपर उठना बंद हो जाए तो चक्रवात कमजोर होने लगता है, क्योंकि एक फ्लो जो है वायु के चक्रीय प्रवाह का वो रुक जाता है, और जैसे वो फ्लो रुकता है चक्रवात कमजोर होने लगता है और नष्ट हो जाता है। तो संघनन अभी तो खैर वाष्पीकरण से लेते हैं। तो पहले आता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जो वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चूंकि स्थल शुष्क होगा, स्थल क्या होगा? शुष्क, इसलिए वाष्पीकरण संभव नहीं। ये पिक्चर में स्पष्ट कर दीजिए तो शब्द आपका बच जाएगा। इसलिए वाष्पीकरण संभव नहीं, इसलिए गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति नहीं, इसलिए वायु की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, ऊपर की ओर गति समाप्त, इसलिए चक्रवात कमजोर या क्षीण, चक्रवात कमजोर या क्षीण एवं समाप्त। अब यहां पर बहुत अच्छे से आपने स्थल, और थोड़ा सा इसको और क्लियर करके बनाना है, स्थल और जल के या सागरीय सतह के अंतर को भी स्पष्ट कर दिया कि भाई वहां पर वाष्पीकरण होगा तो आर्द्रता निरंतर मिलेगी, उसी आर्द्रता के माध्यम से गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति होगी, और उसी गुप्त ऊष्मा की वजह से वायु निरंतर ऊष्मा प्राप्त करके ऊपर उठता रहेगा, और जब तक यह क्रम जारी रहेगा चक्रवात निरंतर रहेगा। क्लियर हो रहा है? और यह फ्लो टूटता है स्थलों पर। आ रहा है समझ में? तो सबसे प्रमुख कारण ये हो गया आर्द्रता एवं नमी, सर्वाधिक प्रमुख में लिखी दिया है, और ये पिक्चर यहां पर एक्सपेक्टेड है, इस पिक्चर को आप जरूर देंगे। दूसरा कारण है तापमान। अब यहां पर तापमान जो सागरीय सतह का है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप पहले प्रतिरोध ले लेते हैं हम लोग, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जो दूसरा था ना वो शायद प्रतिरोध था, ये हो गया एक्सप्लेन। प्रतिरोध पे चलते हैं हम लोग। आपने पछुआ पवन को पढ़ा होगा। पछुआ पवन को दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास कहते हैं गरजती चालीसा, 50 डिग्री के पास कहते हैं क्रुद्ध पचासा, और 60 डिग्री के पास कहते हैं चिकती साठा। रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s। व्हाई दे आर कॉल्ड एज, इनको ऐसे उपनाम से क्यों जानते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि महाद्वीप
वायु के प्रवाह में एक बाधा का कार्य करते हैं, जस्ट लाइक एक स्पीड ब्रेकर की तरह कार्य करते हैं। वायु के स्वाभाविक प्रवाह में महाद्वीप एक स्पीड ब्रेकर की तरह कार्य करते हैं, इसलिए वायु का प्रवाह या गति तेज नहीं हो पाता, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अतः वह कमजोर होने लगते हैं। तो सेम सिंपल, जब ये चक्रवात स्थलों की ओर पहुंचते हैं तो स्थलीय विशेषताओं के कारण कहीं मृदा है, कहीं झाड़ी है, कहीं वृक्ष है, कहीं मकान है, भवन है, पर्वत है, पठार है, इनके वजह से उनके स्वाभाविक प्रवाह में एक बाधा मिलती है। साथ ही साथ तापमान की भिन्नता भी होगी। भाई ऊंचा है तो वहां तापमान थोड़ा कम हो जाएगा, नीचे है तो तापमान ज्यादा होगा। इस तापमान की भिन्नता से भी वायु के प्रवाह में एक रूपता मेंटेन नहीं हो पाता, जो इसको नष्ट कर देता है। तो यहां पे मैं उस पॉइंट को लेकर आता हूं, अर्थात प्रतिरोध। स्थलीय प्रतिरोध, आप स्थलीय प्रतिरोध ना लिखें तब भी चलेगा, दूसरा नंबर। अब यहां पे दोनों का थोड़ा तुलना करना पड़ेगा। सागरीय सतह सपाट या समतल, एक ही चीज लिखते हैं। सागरीय सतह समतल होता है जिस पर चक्रवात का स्थानांतरण सरल या सहज, आप एक ही टर्म लिखेंगे, सहज प्रकार से होता है। सरल या सहज प्रकार से होता है, परंतु स्थलखंड पर मृदा, झाड़ी, वृक्ष, भवन, या पहाड़ी नहीं हो सकता है, बट ये सब तो कॉमनली होगा ही ना। स्थलखंड पर मृदा, वृक्ष, भवन, पहाड़ी आदि के कारण स्थानांतरण में प्रतिरोध से चक्रवात क्षीण मतलब कमजोर एवं मृत होते हैं। आप देखोगे कई बार होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे लास्ट ईयर, अब इस पे एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। लास्ट ईयर कई ऐसे चक्रवात आए शीत ऋतु में, अभी जब फिर दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, तो इस प्रकार के उस चक्रवात हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में देखने को मिलेंगे। तो लास्ट ईयर के जो चक्रवात थे, अक्सर ये होता है किसी पहाड़ी के पास पहुंच के वो समाप्त हो जाते हैं। तो लोग ये समझते हैं आशावादिता के अंतर्गत कि देखो ईश्वर की लीला, कि भगवान ने पर्वत को वही बनाया है ताकि ये चक्रवात हमारे झोपड़ियों को या हमारे घरों को या हमारे समाज को लॉस ना करे। और देखोगे पूर्वी तट पर पूर्वी घाट है, पश्चिमी तट पर तो खैर पश्चिमी घाट है ही। पहाड़ियों के पास पहुंच करके जनरली वो समाप्त हो जाते हैं। हालांकि पूर्वी तटीय क्षेत्र से, चूंकि पूर्वी घाट कटा फटा है, वो अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु बहुत दूर तक सर्वाइव नहीं करते, हार्डली 200 किलोमीटर तक, 100 से 200 किलोमीटर तक, हार्डली मतलब मैक्सिमम। अदरवाइज 25 से 50 किलोमीटर जैसे वो अंदर जाते हैं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रतिरोध मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, शुष्कता की वजह से गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति भी समाप्त। तो दूसरा पॉइंट प्रमुखता है प्रतिरोध का। अब इस प्रतिरोध में आप इसको ऐसे बना दें, थोड़ा ऐसे उबड़ खाबड़। अब यहां पर ऐसे वृक्ष भी है, यहां पर ऐसे घर भी होगा,
यहाँ पर ऐसे घर भी होगा। तो ओवरऑल देखो ये जो लैंडफॉर्म है, लैंडफिल है इसका, ये अनइवन है। और ओशनिक फ्लोर में क्या होगा, ये सपाट है, तो इस पर प्रवाह साइक्लोन का स्मूथ होगा और इस पर प्रतिरोध होगा। चक्रवातीय स्थानांतरण सहज, और यहां पर क्या होगा, प्रतिरोध। ऐसे पिक्चर्स बनाने से अगर एग्जामिनर किसी कारण से इसको नहीं भी पढ़ते हैं ना, हालांकि पिक्चर देखने के बाद वो जरूर पढ़ेंगे कि विद्यार्थी ने बनाया क्या है। तो सपाट सतह, ये पिक्चर बता देता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर प्रतिरोध का पॉइंट भी क्लियर हो गया है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, तापीय एकरूपता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो स्थल पे क्या होता है कि दिन के समय चूंकि सागर देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, इसलिए मुंबई का तापमान आप देखोगे, चेन्नई का तापमान आप देखोगे, चेन्नई में वर्ष भर गर्मी ही होता है। जब दिसंबर के ठंड में उत्तर प्रदेश के लोग ठिठुर रहे होते हैं, तब भी चेन्नई के लोग हाफ शर्ट पहन के घूमते हैं। और जब गर्मी से बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर भारत के कह लें, पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर, 48 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तब भी चेन्नई का तापमान 34 से ज्यादा नहीं जाता, मुंबई का तापमान 34 से ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि उस पर सागरीयता का प्रभाव है। अर्थात तापमान में परिवर्तनीयता सागर पर न्यूनतम होता है और स्थल पर अधिकतम होता है। तो दिन में तापमान और रात में तापमान में लगभग 8 से 10 डिग्री का अंतर आ जाता है, जबकि सागर में तापमान 2 से 3 डिग्री का ही अंतर होता है। तो एकरूपता चक्रवात के सरल और सहज निरंतरता का आधार है। तापीय एकरूपता चक्रवात के सहज विकास एवं निरंतरता का आधार है। सागरीय सतह के साथ 70 से 80 मीटर की गहराई तक के तापमान में दिन एवं रात या प्रादेशिक परिवर्तन या क्षेत्रीय परिवर्तन, स्थान परिवर्तन ले देता हूं और क्लियर हो जाएगा, रात या स्थान परिवर्तन से 1 डिग्री या 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर आता है। जो चक्रवातीय प्रक्रिया को सुचारू रखता है या निरंतर रखता है, निरंतर रखता है। परंतु स्थल पर दिन एवं रात तथा ऊंचाई के साथ तापीय भिन्नता
ऊंचाई के साथ तापीय भिन्नता चक्रवात के प्रवाह एवं निरंतरता में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब यहां पे दिन और रात का या तो आप दो पिक्चर दे दो, जैसे दिन में तापमान, दिन का तापमान अगर यहाँ का 28 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का है सपोज करो 26, ये शीत ऋतु का मामला है। बाईस डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में, अन्यथा आपको लगेगा कि ये ठंडा कैसे हो गया, लेकिन सेम मैकेनिज्म लोगे। अब आएंगे रात में तापमान, तो 28 से 27.5 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन ये 22 से हो जाएगा 16 डिग्री या 14 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो यहां उच्च भार हो गया, और सबसे बड़ा क्या है फ्लक्चुएशन देखो, 22 से कितना हो गया 14, शीत ऋतु में। तो तापमान का यह फ्लक्चुएशन चक्रवात के निरंतरता में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है और उसको समाप्त कर देता है, कमजोर कर देता है। चौथा, चक्रवात की ऊर्जा और स्थलीय शुष्क वायु का प्रवेश। चौथा, चक्रवात की ऊर्जा एवं स्थलीय शुष्क वायु का प्रवेश। स्थलीय शुष्क वायु का प्रवेश चक्रवात को शीघ्र कमजोर करता है। अब इसके लिए बेटर क्या है, आप भारत का मानचित्र पे इसको दिखा दीजिए। जब शीत ऋतु में साइक्लोन बनता है, यहां पे मैं उसी की बात कर रहा हूं। सपोज कीजिए यहां पर साइक्लोन बना है, यहां पर साइक्लोन बना है, अंडमान को हटा दे रहा हूं मैं, यहां पर साइक्लोन बना है। ये यहां से ऐसे मूव कर रहा है, यही इसके स्थानांतरण का मार्ग है। ये हो गया स्थानांतरण का मार्ग। अब बेटर क्या है, यहीं पर आप एग्जांपल दे दीजिए कि चक्रवात का, तो अभी 22 चल रहा है, शीत ऋतु तो आया नहीं है। नवंबर दिसंबर 2021 में बुरेवी चक्रवात, अर्थात अब आपने एग्जाम्पल के साथ इसको प्रेजेंट किया। यहां पे क्या होता है कि यहां तक, थोड़ा सा कलर आप भी चेंज करके ताकि क्लैरिटी रहे, यहां तक वायु प्रवाह में एकरूपता होगा, क्योंकि भाई सागर पर है, सागर पर तापमान समरूप है, वाष्पीकरण निरंतर प्राप्त हो रहा है,
शुष्क वायु का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ये तट से इधर आता है, अर्थात यहां पे मैं एक ग्रीन कलर से इसको इंडिकेट करता हूं यहां पर, तो ये शुष्क वायु है, ध्यान रखिएगा, ये शुष्क वायु है। अब स्थल का शुष्क वायु भी इसमें प्रवेश कर जाएगा और ये वाला वायु आर्द्र ही होगा। जो सागरीय स्रोत का होगा वो आर्द्र होगा और स्थलीय स्रोत का होगा वो शुष्क होगा। तो अब इस पे लिखिए, दिए गए चित्र में जो ही बुरेवी चक्रवात स्थल पर या भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा, उसमें स्थलीय शुष्क वायु प्रवेश करने लगे, जिससे गुप्त ऊष्मा का निरंतर प्रवाह बाधित होने लगा। इसीलिए बेंगलुरु के निकट पहुंचकर चक्रवात समाप्त हो गया। थोड़ा शब्द बढ़ ही गया है, मैंने इसलिए कहा था कि अधिक पॉइंट्स लेना थोड़ा सा रिस्की, मतलब अनुशासन टूटेगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है, किस किस कारण से स्थलों पर चक्रवात क्षीण होता है या कमजोर होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं बेहतर प्रकार से आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे संघनन की गुप्त ऊष्मा, उपयुक्त के बावजूद या उपयुक्त के अलावा, उपयुक्त के अलावा संघनन की गुप्त ऊष्मा भी इसका बड़ा कारण है। जो सागरीय सतह पर वायु को प्राप्त होता है, परंतु स्थलीय सतह पर नहीं। जिससे चक्रवात क्षीण होकर मृत या समाप्त हो जाते हैं। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आप इस पॉइंट को न दें तब भी चलेगा। आप विशेष तौर पे चक्रवात के गुप्त ऊष्मा को जरूर बताएं, क्योंकि चक्रवात की जो गुप्त ऊष्मा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और चक्रवात की निरंतरता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से एक है। यहाँ पे आप चाहें तो पिक्चर का डायमेंशन थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं।
जैसे एक तो गुप्त ऊष्मा की निरंतर प्राप्ति से या बिखरे स्थानांतरण, या वायु का इस प्रकार से जो निरंतर स्थानांतरण होता है चक्रीय प्रकार से, वो गुप्त ऊष्मा की वजह से ही होता है। ये अगर मिलना बंद हो जाए, ये अगर मिलना बंद हो जाए तो साइक्लोन फिनिश। और इसीलिए अब यहां प्रश्न ये उठता है कि क्या सागरीय सतह पे, हालांकि प्रश्न पूछा नहीं गया, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्या सागरीय सतह पे उष्ण चक्रवात समाप्त नहीं होगा? होगा, क्योंकि जब वर्षा होने लगती है तो वर्षा से जो उष्णता है, तापमान है सागरीय सतह का, वो घटता है और घट करके 27 से नीचे आ जाता है, 26 पे आ जाता है। जैसे वर्षा ज्यादा होगी, मतलब 2 दिन 3 दिन लगातार जब वर्षा होगी या एक दिन भी वर्षा हो जाए तो तापमान धीरे धीरे घटना शुरू होता है। क्योंकि मैंने लिखा है आंसर में कि 70 से 80 मीटर तक जल का तापमान, तो उतने जल के तापमान में कमी लाने में टाइम लगेगा। इसलिए चक्रवात 3 से 4 दिन तक सर्वाइव करता है सागरीय सतह पर और स्थलों पर प्राय नहीं करता। लेकिन जो प्रश्न की मांग है, हमें एकदम अप्रोप्रिएटली वही देना है। ये पूछा नहीं गया इसलिए इसको भी हम नहीं देंगे। इवन इनफैक्ट आप इसको भी, जो मैंने कहा ना कि आप लास्ट में जो संघनन की गुप्त ऊष्मा का पॉइंट है, आप यह भी ना दे तो चलेगा, बाकी अप्रोप्रिएट पिक्चर के साथ, डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ मैंने इसको बता दिया है। बेसिकली जब आप चक्रवात पढ़ते हैं उत्पत्ति की दशाओं में, क्योंकि अब प्रश्न यह भी आपको समझाना चाहिए, मतलब एग्जामिनर या प्रश्न के प्रारूप से, पैटर्न से यह भी समझ में आ रहा है कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। उष्ण चक्रवात या जब शीतोष्ण चक्रवात आप पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के दशाओं को जरूर पढ़िए, क्योंकि उत्पत्ति की दशाओं से स्पष्ट हो जाता है कि कहां किस प्रकार से वो सर्वाइव करेंगे। जैसे मैं यदि आपसे कहूं इसी प्रकार के प्रश्न को कि शीतोष्ण चक्रवात तटीय या स्थलीय भागों पर तो निर्मित होते हैं, परंतु प्रायः सागरीय सतह पर निर्मित नहीं हो पाते। उष्ण चक्रवातों के विपरीत विश्लेषण कीजिए। तो उष्ण चक्रवात में गुणात्मक वायु का समरूपता चाहिए, आर्द्र और गर्म वायु चाहिए, लेकिन शीतोष्ण चक्रवात में एक शीतल वायु चाहिए, गर्म वायु चाहिए। गर्म वायु आर्द्र होगी और शीतल वायु शुष्क होगी। यह गुणात्मक भिन्नता सागरीय सतह के एकरूपता पर मिलना मुश्किल है, इसीलिए चूंकि 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच निर्मित होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण चक्रवात प्रायः निर्मित नहीं होते। तो ओवरऑल प्रश्न के प्रारूप या पैटर्न से हमें आगे की जो राह है यह भी समझ में आता है कि कैसे हमें आगे किसी टॉपिक को, पॉइंट को समझना चाहिए, विश्लेषित करना चाहिए और फिर अंतर संबंधित करना चाहिए। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बड़े सामान्य हैं और बहुत बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करके बेहतर रैंक को भी सुनिश्चित कर सकते हैं चयन के साथ साथ। यही टीम दृष्टि का प्रयास भी है। काफ़ी टेक्निकल होने के बावजूद मैं उम्मीद करता हूं कि सरलता के साथ मैंने उत्तर का तीनों पॉइंट्स, अर्थात डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन और साथ में उत्तर का विश्लेषण, किस पॉइंट के साथ कौन सा पिक्चर, डायग्राम या फ्लो चार्ट होगा, आपको संप्रेषित किया है। उम्मीद है इस दक्षता को सीखने का आप प्रयास करेंगे। निरंतर अभ्यास इसके लिए करना जरूरी होगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले प्रश्न पर मिलते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।